पिछले एपिसोड में ओल्ड मैन ने चीन पिंगिन पर अपनी किसी ताकत का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चीन पिंगिन अपने वालिदैन के सामने दुआ कर रहा था। लेकिन इसी वक्त वहां सियान यांग दौड़ते हुए आता है और हम देखते हैं कि वो वहां छप गया था। तब ये देखकर चीन पिंगिन इसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर सियान कहता है कि क्या तुमने कोई अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे किसी बलि की आवाज़। ये सुनकर चीन पिंगिन पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सानक जी सीन है जो बलि आजीगा की नकल करता है। तब हम देखते हैं कि जैसे ही सियान यांग खड़ा होने की कोशिश करता है, चीन पिंगिन का वो बेड टूट जाता है। फिर वो चीन पिंगिन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढा है और तुम मास्टर नून के साथ ब्लैक समिथ शॉप जा सकते हो, जो तलवारें बनाते हैं। मगर अचानक इसे लगता है कि इसके इमोशन टी बुर्ज में कुछ मसला होने लगा है, इसलिए चीन पिंगिन काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन सियान यांग को लगता है कि ये सब बेड के टूटने की वजह से हो रहा है, इसलिए वो चीन पिंगिन से कहता है कि आओ मैं इसकी मुरम्मत करने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मगर हम देखते हैं कि चीन पिंगिन इसे इसके लिए मना कर देता है। इसीलिए सियान कहता है कि चुल्लू मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगर तुम्हें काम की ज़रूरत हो तो मुझे ढूंढ लेना। तभी अचानक सियान यांग को कुछ महसूस होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो वहां से चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि सियान यांग काफ़ी परेशान था। फिर हम देखते हैं कि सियान यांग बाहर आता है, जहां वो जीगा को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीगा भी इसे देख लेती है और फौरन इसके बाउल पर हमला कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियान यांग कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता और वो अपना बाउल पकड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम पिंडा को देखते हैं, जो वहां कोई सामान बेच रहा था। तब हम देखते हैं कि सियान यांग भी वहां से जा रहा होता है और कह रहा होता है कि जीगा तो बहुत जालिम है। हालांकि ख्वाबों में तो वो बहुत प्यारी लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि पिंडा इसे देख लेता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि तुम कुकिंग ऑयल जैसे हो और बहुत जल्द तुम्हारे साथ कोई बड़ी तबाही होगी। मगर हम देखते हैं कि सियान यांग इतनी आसानी से इसकी बातों में नहीं आता और पिंडा पर भड़कने लगता है। फिर भी हम देखते हैं कि पिंडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और कहता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम चाहते हो तो तुम्हें अगरबत्ती जलानी होगी। लेकिन सियान यांग इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और गुस्से में इसे मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। तब पिंडा को भी समझ आ जाता है कि वो इसके सामने कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम मेरी बातों पर यकीन करो, क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मगर हम देखते हैं कि सियान इसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मार डालूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फिर अपने बाउल के दर्द से परेशान हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि पिंडा भागते हुए एक जगह छप गया था, जहां वो कहने लगता है कि अब ये दुनिया बहुत सख्त हो चुकी है और यहाँ जीना आसान नहीं। मगर तभी हम देखते हैं कि निंग जख्मी हालत में वहीं पड़ी हुई थी और जैसे ही वो पिंडा के पीर को छूती है, पिंडा को इसके बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस पर काफ़ी परेशान हो गया था और कहता है कि इसकी असलियत बिल्कुल सादा नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पिंडा किसी तरह अपने ऊपर काबू रखता है, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर इसने कुछ भी किया तो वो इसे मार देगी। फिर हम देखते हैं कि वो इसका हाथ अपने ऊपर से हटा देता है और बात बनाते हुए कहता है कि ये गालिफ फैमिली के वाव का काम है और उसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मगर अभी भी हम देखते हैं कि निंग इतनी आसानी से इसे जाने देने वाली नहीं होती, इसलिए वो दोबारा इसके पीर को पकड़ लेती है। ये देखकर पिंडा कहता है कि मुझ पर रहम करो और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन फिर भी लगता है कि निंग आसानी से नहीं मान रही थी, इसीलिए पिंडा कहता है कि तुम किसी चीज़ की फिक्र ना करो, मैं तुम्हें किसी फैमिली के पास भेज दूंगा। मगर हम देखते हैं कि निंग फिर भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए पिंडा आखिरकार उसकी मदद करने पर राजी हो जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक फूल जैसी हो। तभी हम देखते हैं कि फ्लाइंग सॉर्ड वहां आ जाती है और इसे देखते ही पिंडा की हालत ख़राब हो जाती है। फिर भी हम देखते हैं कि पिंडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि फ्लाइंग सॉर्ड इस पर गुस्सा होने लगती है, इसलिए पिंडा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे ज़रूर बचाऊंगा। फिर वो फ्लाइंग सॉर्ड से कहता है कि फ़ौरन लोकसट ट्री के पास जाओ और वहां से एक पत्ता ले आओ। फिर वो कहता है कि मुझे इसकी तवानाई को बहाल करना होगा, वरना वो ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि फ्लाइंग सॉर्ड निंग को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए पिंडा काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका था। फिर वो फ्लाइंग सॉर्ड से कहता है कि फ़ौरन यहाँ से चली जाओ, वरना हम सब यहाँ एक साथ मर जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लाइंग सॉर्ड इसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है और पिंडा भी अब निंग की मदद के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि इसे निंग को किस फैमिली में भेजना चाहिए ताकि वो अच्छे से जिंदा रह सके और फैमिली को भी नुकसान ना हो। फिर हम देखते हैं कि वो
इसे सानग फैमिली में भेजने का फैसला करता है, जहां हम देखते हैं कि सानग फैमिली के मास्टर को इस बारे में पता चल जाता है और वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सानग फैमिली की बुनियाद को छूने की हिम्मत किसने की। इसीलिए हम देखते हैं कि पिंडा और विश्वास दोनों काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे ल्यू फैमिली में भेजने का फैसला करता है, लेकिन तभी वहाँ की मास्टर भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या तुम बर्बाद होना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिंडा काफ़ी परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि इसे वही फैमिली के बारे में याद आता है और इसीलिए वो वहाँ पर भी कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ मास्टर वाओवान भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसीलिए तुम फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। अब हम देखते हैं कि वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर कहता है कि मैं रुआन हूँ और मैं उन छोटे मोटे मामलात में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता। इसीलिए हम देखते हैं कि पिया भी काफ़ी परेशान हो गया था, जबकि शोर भी लेट स्ट्रीट की लिप को लेकर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसका इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि तुम तो सीधे ही हेवन के उल के खिलाफ चली गई हो और इसीलिए इस छोटे टाउन में बदकिस्मत इंसान को तलाश करना बहुत आसान है, जबकि किसी कंगाल को तलाश करना हेवन ने जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। मगर तभी हम देखते हैं कि इसे चुन पिंगिन के बारे में याद आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसकी मदद लेने का फैसला करता है और वो फ़ौरन इसके दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। लेकिन इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो चुन पिंगिन से कौन सा झूठ बोले। इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि चुन पिंगिन वहाँ आ जाता है और वो पिया को फ़ौरन अंदर आने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिया खुश हो जाता है और वो निंग को लेकर अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्लाइंग स्टॉप इसे रोक लेता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो चुन पिंगिन को भी डराता है और फिर इसने पिया को भी अंदर जाने से मना कर दिया था। लेकिन इस पर पिया कहता है कि तुम इस वक्त ये सब करना बंद करो, क्योंकि अभी इसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि फ्लाइंग स्टॉप भी इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और पिया और निंग को अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि चुन पिंगिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस पर पिया कहता है कि तुम इसे फ़ौरन ही बेड पर ले चलो। लेकिन हम देखते हैं कि चुन पिंगिन अभी भी कंफ्यूज था। तब इस पर पिया कहता है कि तुम्हें इस वक्त ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए इसकी जान बचाना सबसे ज़रूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुन पिंगिन भी मान जाता है और वो पिया से पूछता है कि ये लड़की इतने बुरे तरीके से ज़ख्मी कैसे हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि पिया इसके सामने बालफाई की झूठी कहानी सुनाता है और कहता है कि इसी में वो बुरी तरह जख्मी हो गई। लेकिन तभी फ्लाइंग स्टॉप इस पर गुस्सा होने लगता है, इसलिए पिया इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। तभी चुन पिंगिन पूछता है कि अब हम उसके बारे में क्या करें। जिस पर पिया कहता है कि अब इसके कपड़े बदलने होंगे ताकि हम इसे दवा दे सकें और उसकी चोटों का इलाज कर सकें। लेकिन इस पर चुन पिंगिन कहता है कि जब ये लड़की होश में आएगी तो मुझे मारेगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो जी गावुई को बुलाने का फैसला करता है और इसलिए वो वहाँ से जाने लगा था। मगर तभी पिया इसे रोकता हुआ कहता है कि अगर वो सब कर देते तो फिर मैं इसे तुम्हारे पास क्यों लाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुन पिंगिन आखिरकार मान जाता है। लेकिन वहीं फ्लाइंग स्टॉप पिया पर गुस्सा करने लगता है। तब इस पर पिया कहता है कि तुम इसे गलत मत समझो, क्योंकि वो तो सिर्फ तुम्हारे मास्टर के कपड़े बदलना चाहता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि फ्लाइंग स्टॉप इसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और इसलिए वो फ़ौरन ही चुन पिंगिन पर हमला करने चला जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसने खुद को बचा लिया था और वहीं पिया फ्लाइंग स्टॉप को पकड़ लेता है और फिर चुन पिंगिन से कहता है कि तुम ये काम जल्दी से करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुन पिंगिन लड़की के कपड़े बदलने जाता है, लेकिन वो इसके चेहरे की तरफ देखता रह जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि फ्लाइंग स्टॉप पिया को आड़ आने लगता है और इसे अलिफाटे अलिफाटे कर पिटखने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसमें कामयाब हो गए थे और चुन पिंगिन ने निंग के कपड़े बदल दिए थे। तब इस पर पिया इससे कहता है कि तुम तो बहुत ही फास्ट हो। जिसके बाद चुन पिंगिन कहता है कि मेरे पास ताकत तो है, लेकिन मुझे बॉक्सिंग नहीं आती। लेकिन हम देखते हैं कि पिया इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और वो चुन पिंगिन को दवा लाने के लिए भेजता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चुन पिंगिन किसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है, इसलिए पिया इससे पूछता है कि क्या हुआ। तब इस पर चुन पिंगिन कहता है कि मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ और इसीलिए चाहता हूँ कि अगर मैं अचानक कभी मर जाऊँ तो अगली ज़िंदगी में मैं फिर से अपने ही वालिदैन का बेटा बनूँ। तब हम देखते हैं कि पिया ये बात सुनकर आदास हो जाता है और वो इसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि चुन पिंगिन दवा लेने के लिए जाने लगा था, इसलिए पिया इससे पूछता है कि ये तो तुम्हें बाई चांस मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उसकी मदद करने के लिए क्यों मान गए।
तब इस पर चुन पिंगिन कहता है कि वो तो बहुत ही खूबसूरत है और इसीलिए कोई भी बेवकूफ़ी करेगा जो उसकी मदद न करे। लेकिन हम देखते हैं कि पिया इस बारे में कुछ नहीं बोलता, लेकिन वहीं कुछ वक्त के बाद निंग भी होश में आ जाती है। इसलिए पिया कहता है कि वैसे तो मैंने ही तुम्हें बचाया है, लेकिन फिर भी चुन पिंगिन ने तुम्हारी बहुत मदद की है और वो असल में एक गरीब लड़का है। फिर वो बताता है कि इसके वालिदैन मर चुके हैं और वो एक पोर्सलीन पोर्टर के तौर पर काम करता है। फिर वो निंग से कहता है कि अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और उसीलिए मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में मैं ना बता सकूं। लेकिन हम देखते हैं कि निंग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ओ थैंक यू कहती है और फिर वो इससे पूछती है कि मैं आपको क्या कहूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिया इसे अपना नाम बता देता है और कहता है कि इस लड़के ने शायद कुछ काम सही तरीके से नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी सही वक्त पर यह सब करना बहुत ज़रूरी था। अब इसीलिए वो निंग से कहता है कि तुम चुन पिंगिन को इसके लिए इल्ज़ाम ना दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि निंग भी इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि आप इस बारे में परेशान ना हो। तब इस बात को सुनकर पिंडा अभी कुछ नहीं बोलता और फिर वो निंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी। तब इस पर निंग बताती है कि मास्टर एसडी मेकिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए मैं भी एसडी को फोर्स करवाने के लिए यहाँ आई थी और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वो मेरी भी ज़रूर मदद करेंगे। तब इस पर पिंडा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एकेडमी मास्टर खुद के लिए शार्ट को फोर्स करे और इसीलिए मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। तभी हम देखते हैं कि चुन निंग भी दवा लेकर यहाँ आ जाता है। तब हम देखते हैं कि निंग इसका नाम पूछने लगती है, जिस पर वो कहता है कि मेरी माँ का सरनीम चुन है और मेरे वालिद का भी सरनीम चुन ही है, इसीलिए सब मुझे चुन निंग बुलाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पिंडा ये बात सुनकर हंसने लगता है और वो बताता है कि मैंने दवा देने के तरीके इस पर लिख दिए हैं, इसीलिए तुम इसे 10 दिन तक लगातार देना और तुम्हें 10 दिन तक इसका ख्याल रखना होगा। लेकिन इसके बारे में सुनते ही चुन निंग काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि आप इतना बड़ा काम मुझे दे रहे हैं। तब इस पर पिंडा कहता है कि मुझे एक तकरीब में शिरकत करने के लिए नानजियान मुक जाना है। अब हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने लगा था। तब इस पर चुन निंग कहता है कि मैं पढ़ नहीं सकता तो मैं ये दवा कैसे दूंगा। जिसके बाद पिंडा कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिस निंग इसे पढ़ सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुन निंग अब कुछ नहीं बोलता, इसीलिए पिंडा इससे कहता है कि तुम प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह संभाल कर रखना, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट कलेक्शन से है और उन्हें ख़रीद पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर तुम कैलीग्राफी सीखना चाहते हो तो तुम इसे प्रिस्क्रिप्शन फ्लोर से सीख सकते हो। अब हम देखते हैं कि पिंडा यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया था और इसीलिए वो निंग से गुड बाय बोलता है। जिसके बाद निंग भी इसे गुड बाय बोलती है और उसकी मदद के लिए शुक्रिया भी कहती है। मगर तभी पिंडा चुन निंग से कहता है कि मैं तुम से कुछ बात करना चाहता हूँ, इसलिए बाहर आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुन निंग उसके लिए मान जाता है। वहाँ पिंडा इसकी याददाश्त के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि अगले दरवाजे में एक रीडिंग सेड है, इसलिए अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो तुम मुझे इस वजह से नहीं रोक सकते। तब इस पर चुन निंग कहता है कि असल में मेरे पास ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची और इसीलिए मैं मिस निंग का ख्याल नहीं रख सकता। तब इस पर पिंडा कहता है कि तुम्हें तो मरने की बड़ी फिक्र है। अब हम देखते हैं कि वो अपने किसी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और वो इसे आम मोर्टल बुर्ज के पास ले आता है। लेकिन हम देखते हैं कि चुन निंग को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए वो काफ़ी परेशान होने लगता है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि किसी सीडव ने इस पर हमला कर दिया और इस तरह से वो इसका टर्नल बुर्ज तोड़ देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुन निंग कुछ भी नहीं कर पाता। तब पिंडा कहता है कि भले ही इस लड़की ने तुम्हें किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया और उसने तुम्हारे टर्नल बुर्ज को भी तोड़ दिया और उसके अलावा अब तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 साल की ज़िंदगी बची है, तो क्या हुआ। लेकिन सिर्फ इसी वजह से तुम जिंदगी और मौत के बारे में नहीं सोच सकते और ऐसी ज़हनियत किसी भी नौजवान के पास नहीं होनी चाहिए। फिर पिंडा कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता हूँ और अगर तुम्हारी टर्नल लाइफ का बुर्ज टूट गया तो क्या हुआ। तब हम देखते हैं कि चुन निंग भी इसके बारे में जानने के लिए पुरजोश हो जाता है। जिसके बाद पिंडा कहता है, क्या तुम्हें पता है जिंदा होना खुद में ही एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर तुम मर भी गए तो इसके बारे में परेशान ना होना, क्योंकि वैसे भी तुम इसी के लिए बने हो। लेकिन इसके अलावा दोबारा मुलाकात का भी इम्कान हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वो फिर से अपने किसी पावर का इस्तेमाल करने लगता है जिसने चुन निंग को पकड़ लिया था। फिर वो पिंडा इससे कहता है, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि चाहे तुम कितने भी गहरे अंधेरे में हो, अगर तुम वहाँ अपने वालिदैन से मिलो तो तुम्हारा मौड कैसा होगा। तब हम देखते हैं कि जैसे ही चुन निंग अपनी आंखें खोलता है, इसे अपनी माँ अपने सामने दिखाई देती है। लेकिन चुन निंग इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है, इसीलिए पिंडा इसे समझाता है कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो क्या वो खुश होंगे कि बेटा तुम भी यहाँ आ गए।
फिर वो इसे समझाता है कि वो अभी भी ठीक हैं, लेकिन आखिरकार कोई भी अपने वालिदैन के साथ कब तक रिंकारनेट हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम इसे भूल जाओ। फिर वो कहता है कि सुनजोंग के हेड मास्टर के पास भी ऐसी सलाहियत नहीं है, और इसीलिए वो गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास ऐसी सलाहियत कैसे हो सकती है जबकि तुम तो एक कंगाल हो जिसके पास खाने को भी कुछ नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुनपनिंग को भी अब सब समझ में आने लगता है और वो अब कुछ नहीं बोलता। इसके बाद हम देखते हैं कि पिंडा अपने पावर को ख़त्म कर देता है और फिर कहता है कि मेरे पास तुम्हारा एक एहसान है और इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ 3 बातें बता सकता हूँ। पहली बात यह है कि जैसे ही निंग रिकवर हो जाए तुम्हें मास्टर 1 के पास अप्रीनेट्स बनने के लिए जाना होगा। दूसरी बात यह है कि मैं अक्सर लंसटेम के पास जाता रहता हूँ और इसीलिए तुम्हें मुझसे मिलने का कितना मौका मिलेगा ये सब तुम्हारे नसीब पर मुनहसिर है। फिर वो कहता है कि तीसरी बात मैंने पहले ही बता दी है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि चुनपनिंग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जबकि पिंडा अपनी रेली वाली गाड़ी को वो अपना ठेला लेकर वहां से जाने लगता है और तब हम देखते हैं कि इसका पहिया दरवाजे में फंस जाता है। इस पर पिन्ना चुनपिंगिन से मदद मांगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चुनपिंगिन भी इसकी मदद के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि पिंडा अब वहां से जाने के लिए तैयार हो गया था और फिर वो कहता है कि जो तुम्हें कापर कवाइंस मिले हैं वो बहुत कीमती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें संभाल कर रखो और उन दिनों ज़्यादा देर के लिए बाहर जाने की कोशिश न करो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चुनपिंगिन इसके बारे में कुछ नहीं कहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिंडा इसे दोबारा समझाने के लिए इसके पास आता है और कहता है कि ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारी माँ जवानी में ही फौत हो गई। वो कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब तुम्हारे वालिदैन की वजह से नहीं है। फिर वो जाते हुए कहता है कि हमें हर वक्त जीने की कोशिश करनी चाहिए। तब हम देखते हैं कि चुनपिंगिन पिन्ना से काफ़ी मुतासिर हो जाता है और कहता है कि ऑफिज ट्रेलर वाकई झूठा नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल ओलिगुंड की तरह है। इसके बाद हम देखते हैं कि चुनपिंगिन ने निंग के लिए दवा तैयार कर ली थी और कहता है कि तुम्हें इस बारे में किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और तुम चाहो तो आराम से यहाँ आ सकती हो। लेकिन इस पर निंग इससे पूछती है कि तुम्हारे बारे में क्या। इस पर चुनपिंगिन कहता है कि मैं एक शख्स को जानता हूँ और इसी के साथ 2 दिन के लिए रहने जा रहा हूँ। तब हम देखते हैं कि निंग उन सब बातों के लिए इसे शुक्रिया कहती है, लेकिन तब हम देखते हैं कि वो इसे एक पैकेट कापर का वाइन्स देता है और कहता है कि अगर सन्यान यहाँ आए तो तुम ये इसे दे देना, और फिर कहता है कि नए साल पर तुम अगरबत्ती जलाना, लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी हो तो इसकी फिक्र न करो। तब निंग कहती है कि तुमने डार्लो से जो भी बात की मैंने वो सुन ली थी, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती जो मासूम लोगों को मार दे। फिर वो कहती है कि मैं अनजाने में ख़त पर पीर रख कर इसे मार देती हूँ, तो क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो। इस पर चुनपिंगिन कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ। फिर निंग कहती है कि जिस लेडी ने तुम्हारे इटरनल बुर्ज ओ को नुकसान पहुँचाया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बदला ले सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि चुनपिंगिन इस पर कुछ नहीं कहता और वो अगरबत्ती लेकर वहां से जाने लगता है। तब निंग इससे पूछती है कि क्या तुम वाकई ऐसा करने वाले हो। इस पर चुनपिंगिन कहता है कि मैंने भी एक बार मिस्टर की से इस स्टोरी के बारे में सुना था जिसने प्राइवेट स्कूल के दरख्त को हिला दिया था। इसीलिए हम देखते हैं कि चुनपिंगिन भी अपनी इज्जत नफस को कायम रखना चाहता है। तब निंग कहती है कि अगरचे यहाँ की कल्टिवेशन दबी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसे जादुई हथियार हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं। इसलिए चुनपिंगिन कहता है कि अगर तुमने कदम उठाने का फैसला कर लिया है तो ये फौरन होना चाहिए। जिसके बाद अंदाज़ा होता है कि चुनपिंगिन भी इसके लिए तैयार हो गया है। तब निंग इससे कहती है कि तुम जल्दी आना क्योंकि मैं दवा लेने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुनपिंगिन मुस्करा देता है और फिर वो अपनी सफ़र के लिए निकल गया था। अब अगले सीन में हम दोबारा चुनपिंगिन को देखते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो किसी पर नज़र रख रहा है और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी का पीछा कर रहा है। तभी इसी दौरान हम देखते हैं कि इसकी नज़र एक उकाब पर पड़ती है और इसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जहां सियान यांग फौरन ही दरिया में कूद गया था और फिर वो चुनपिंगिन से भी छलांग लगाने को कहता है। जिसके बाद हमें लगता है कि चुनपिंगिन भी इसके लिए मान गया था और जैसे ही वो दोबारा आकर छलांग लगाता है, ये देखकर गॉन और सियान पूरी तरह हैरान हो जाते हैं क्योंकि चुनपिंगिन की एज बहुत ही ज़्यादा थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चुनपिंगिन दोबारा हाल में आ जाता है जहां वो अभी भी किसी पर नज़र रखे हुए था। वहीं हम देखते हैं कि जिनसे ची के साथ होता है, जहां वो ची से कहता है कि अब तो सारी चीज़ें तय हो गई हैं और इसलिए अब हमें कीमत के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। तब इस पर ची कहता है कि मैंने नान हुआ को रोके रखा क्योंकि मैंने तुम्हें ज़्यादा पुरएतमाद समझा, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम पर मुकम्मल यकीन करना चाहता हूँ
तो ये चीज़ आज के पहले कदम पर मुनहसर करेगी, मगर हमें लगता है कि जसन इतनी आसानी से इसकी बात मानने वाला नहीं है और वो चीज़ें कहने लगता है कि मैं एक बहुत ही आम सा आदमी हूँ। इसलिए मेरे दोस्त मुझे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि कारोबार कारोबार होता है, और इसलिए मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने जहन में कोई छोटा सा हिसाब लगा रहे हो। अब हम देखते हैं कि ची को इसकी ये बातें पसंद नहीं आ रही थीं और वो इस पर थोड़ा सा नाराज़ भी होने लगा था। तभी जसन दोबारा कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौका है, इसलिए तुम अपनी बोली लगाओ, और अगर मैं मान गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तब हम देखते हैं कि ची उसके लिए मान गया था और कहता है कि मैंने तुम्हें जो जेड पेंडेंट दिया था वो मेरी तरफ से मीटिंग गिफ्ट है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक पैकेट पैसे भी दे रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। मगर हम देखते हैं कि जसन अभी भी कुछ नहीं बोलता, जिस पर ची कहता है कि इस कापर कव्वाई के बेग को सपोर्ट मनी कहा जाता है और ये दुनिया के बहुत से उनसेंस कव्वाई में से एक है। फिर वो कहता है कि ये गोल्ड एसेंस है जो कि सोने से भी ज़्यादा कीमती है, लेकिन हम देखते हैं कि जसन अभी भी मानने वाला नहीं होता और वो ची से पूछता है कि क्या तुम्हारी बात ख़त्म हो गई। तब इस पर ची भी कहता है कि हाँ, मेरी बात ख़त्म हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जसन गुस्से में इसे जाने के लिए कहता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? क्योंकि जब तुम शहर में आए थे तो तुम्हारे पास 3 बेग कापर कव्वाई के थे, तो क्या तुम इतनी आसानी से ये मौका लेना चाहते हो? तब हम देखते हैं कि ची मेज़ पर अपनी उंगली से टेप करता है और उसके अंदर से कोई ताकत निकलने लगती है। मगर हम देखते हैं कि जसन फिर भी नहीं मान रहा था और वो ची पर गुस्से से कहता है, तुम्हारे पास कोई ईमानदारी नहीं है। लेकिन तब हम देखते हैं कि ची अपनी ताकत को रिलीज़ करने लगता है, जो कि सीधा जसन के इटरनल बुर्ज को छूने लगती है। इस वजह से हम देखते हैं कि जसन को काफ़ी परेशानी होने लगती है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं ची कहता है, अगर तुम पहले ही कोशिश पर मानने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे 24 कव्वाई का ऑफर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सपोर्ट को खरीदने के लिए तैयार हूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जसन ये बात सुनकर हंसने लगता है, जिसे देखकर ची को कुछ समझ नहीं आता और वो इससे पूछता है, तुम क्यों हंस रहे हो? तब इस पर जसन कहता है, मैंने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया था, तुम वाकई में एक फेरी हो। फिर वो कहता है, मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचकर खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बन सकता हूँ और सिर्फ उंगली चटखाकर आसानी से किसी को मार सकता हूँ। वहीं ची दोबारा अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन तभी जसन कहता है, मेरे पास 2 शर्तें हैं और अगर तुम मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें टी स्पोर्ट दे दूंगा, और उसके अलावा मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ भी दे सकता हूँ जो इससे भी ज़्यादा कीमती है। तब ची कहता है, अपनी शर्तें बताओ, और जिस पर जसन कहता है, पहली शर्त यह है कि तुम्हें मुझे 3 बेग गोल्ड और कापर कव्वाई देने होंगे। तब ची कहता है, ये इस चीज़ पर मुनहसिर है कि वो चीज़ कितनी कीमती है। इसके बाद वो जसन से दूसरी शर्त के बारे में पूछता है, जिस पर जसन कहता है, तुम्हें मेरे लिए किसी को मारना होगा। वहीं हम देखते हैं कि निंग को किसी के आने की आहट होती है और इसलिए वो अपनी आंखें खोल लेती है। तब हम देखते हैं कि जिंग वहां आ जाती है, लेकिन वहीं निंग इस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही थी। तब जिंग कहने लगती है, तुम चीन पिंगिन के बिस्तर पर क्यों बैठी हो? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना कि इसका कोई रिश्तेदार है। तब इस पर निंग कहती है, चीन पिंगिन अभी यहाँ नहीं है और इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जिंग इतनी आसानी से मानने वाली नहीं होती और वो कहती है, मैं यहाँ चेक करने आई हूँ कि क्या मेरी कोई चीज़ गायब तो नहीं। हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से मूव होने वाले हैं और इसीलिए वो चेक करना चाहती है कि कहीं चुन पिंगिन के पास मेरा कोई सामान तो नहीं रह गया। फिर वो निंग से कहती है कि चुन पिंगिन इस फेरी को ढूंढने गया है और इसीलिए मुझे डर है कि वो वापस ना आए। तब इस पर निंग कहती है कि वो वापस आता है या नहीं आता ये इसका काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि जी कोई अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। फिर वो अपना नाम बताकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि निंग को इसका नाम पसंद नहीं आता और कहती है कि ये कैसा नाम है। वहीं हम देखते हैं कि ची एक जगह पहुँचा था जहाँ सियान जी बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है। तभी ची देखता है कि सियान जी परेशान है और इसीलिए वो इससे पूछता है कि क्या बात है, जिसके बाद हमें लगता है कि सियान जी इसे सब कुछ बता देती है कि विल्डमैन जमा ने इसके साथ किया और वो वहाँ पर उसकी ताकत का सामना करने के लिए कुछ भी ना कर पाई। फिर वो कहती है कि जमा से डील करना आसान नहीं है क्योंकि वो बातचीत करने का मौका भी नहीं देता। अब हम देखते हैं कि सियान जी काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि ये मौका भी मेरे हाथ से निकल गया। तभी ची एक जगह की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये जगह तो फोरबडन है।
इस पर सियान जी कहती है कि हम एक छोटे से टाउन में हैं और इसीलिए हेवन अगर चाहे तो हमें पर्स कर सकता है। फिर वो कहती है कि कल्टिवेशन जितनी ज्यादा होगी इसी वजह से जिंद भी इतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन फिर वो कहती है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। तब इस पर ची कहता है कि तुमने सही कहा, क्योंकि चाहे जेमा के पास कितनी भी कल्टिवेशन हो लेकिन यहाँ के लोग इसे बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। फिर वो कहता है कि हम इसमें कामयाब हों या नाकाम, लेकिन ये चीज़ हमारी सिकेट की अजीम खुशनसीबी से जड़ी हुई है। मगर तभी हम देखते हैं कि कुछ फासले पर प्रेशर बनने लगता है, जिसे देख कर ची कहता है कि हो सकता है जमा ने कोई स्पेल इस्तेमाल किया हो और शायद इसने मेरी बात सुन ली हो। इस पर सियान जी कहती है कि मुझे डर है कि वो इसके लिए मुझसे नफरत करेगा और जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो पता नहीं वो मेरे साथ किया करेगा। इसके बाद वो कहती है कि मैं तो इतनी ताकतवर भी नहीं हूँ और इसीलिए मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती। तब इस पर ची कहता है कि हम यहाँ मौका तलाश करने आए हैं, न कि एक दूसरे से दुश्मनी करने। फिर वो कहता है कि तुम्हें सीनियर को धोखा देने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियान जी इसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई थी। तभी ची कहता है कि गोक एन के खानदान के साथ किया होगा, मैं भी नहीं कह सकता। लेकिन तभी इसे अचानक चुन पिंगिन याद आता है और वो सियान जी से कहता है कि क्या तुम्हें वो लड़का याद है जिसका तुमने अमार्टल बरीज तोड़ दिया था। इस पर सियान जी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। इसका जन्म यही हुआ था और आज तक कोई प्लान बायर भी इसे यहाँ से लेकर नहीं गया। अब हम देखते हैं कि सियान जी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और कहती है कि वो तो बहुत ही डिस्गस्टिंग है, इसलिए हम दोबारा इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसे देखते ही मुझे बीमारी जैसा फेल होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियान जी काफ़ी परेशान होने लगती है और कहती है कि मैं तो यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं कर पाई और इसीलिए मैं अपने आबा व अजदाद को इस बारे में कैसे समझाऊंगी। तब इस पर ची कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियान जी इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है और ची भी इसकी तरफ माइल होने लगता है। तब हम देखते हैं कि वो इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर सियान जी कहती है कि पता नहीं मेरी आँख क्यों नाच रही है। तब इस पर ची कहता है कि बाईं आँख के नाचने का मतलब है दौलत, और इसीलिए वो सियान जी से पूछता है कि तुम्हारी कौन सी आँख के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन तब हम देखते हैं कि सियान जी वहाँ से आगे बढ़ने लगती है, जिस पर ची कहता है कि प्लीज़ तुम नाराज़ ना हो, क्योंकि अंधे लोगों की तवज्जो सच्ची नहीं होती। तब इस पर सियान जी पूछती है कि क्या किसी ने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन ये सुनते ही ची को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि मैं तो कंफ्यूज होने वाला था, लेकिन जो भी मेरे मिजाज के साथ खेलने की कोशिश करेगा मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हम देखते हैं कि ची ने इसे मारने का फैसला कर लिया था और वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि चुन पिंगिन काफ़ी देर से वहीं छुपा हुआ था और वो गिलास के टुकड़े से ची पर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए सियान जी कुछ भी नहीं कर पाती और चुन पिंगिन ने ची की गर्दन काट दी थी। लेकिन हम देखते हैं कि सियान जी कुछ नहीं कर पाती और आखिरकार वो वहाँ मार दी जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जेमा को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो इस बात से हैरान हो जाता है। तब इसे देखकर गान की माँ इससे पूछती है कि क्या हुआ। इस पर जेमा कहता है कि मैंने चुपके से चुन पिंगिन पर एक स्पेल इस्तेमाल किया था ताकि मैं और सियान जी के बीच में दुश्मनी करवा सकूं और फिर सियाजी इसे मार सके। फिर हमें पता चलता है कि वो इस तरह से वाटर वैगन और चुन पिंगिन के बीच के कनेक्शन को काटना चाहता था, लेकिन असल में वहां पर तो चुन पिंग ने सीजी को मार दिया है। तभी हम देखते हैं कि इस खबर को जानकर गोकुन की माँ भी परेशान हो जाती है, जिस पर जेमा कहता है कि फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके लिए अभी भी मेरे पास एक बैकअप प्लान है। तभी गोकुन की माँ कहती है कि गोकुन तो अब का निसापिल बन गया है और इसीलिए अब चुन पिंगिन को जाने दीजिए। मगर तब ही हम देखते हैं कि जेमा इस पर गुस्से होने लगा था और फिर कहता है कि अगर तुम्हारे पास पहले से ही ऐसी हमदर्दी होती तो फिर मेरे और तुम्हारे बीच में कत्ल वाला ख्याल न आता। लेकिन अभी भी लगता है कि जेमा को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं होती और वो कहता है ऐसा लगता है कि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। फिर वो कहता है कि अगर गोकुन इस लेवल को पास नहीं कर सका तो फिर उसके लिए रूहानी राह पर आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि वो मखलूक गोकुन पर हमला कर रही थी, जहां गोकुन भी उनका सामना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि वो इसे कहीं गिरा देते हैं। तब अचानक हम देखते हैं कि उनके सामने कस्बे का मंजर जाहिर होता है, जहां सब लोग गोकुन की माँ को तंग कर रहे थे। लेकिन तब हम देखते हैं कि इस मंजर को देखकर गोकुन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो फौरन अपनी माँ को बचाने के लिए उन पर हमला करने के लिए जाने लगता है। मगर हम देखते हैं कि वो चाहकर भी अपनी माँ की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो असल में सिर्फ साए होते हैं
और इसीलिए गोकुन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। तब हम देखते हैं कि वो लोग गोकुन की माँ को नीचे गिरा देते हैं, जिसे देखकर गोकुन और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, प्लीज मेरी माँ को जाने दो। मगर तब लगता है कि चुनपिंगिन भी वहां आ गया था, जो गोकुन की माँ को उनसे बचाने लगा। लेकिन इसकी वजह से वो लोग चुनपिंगिन पर भी गुस्सा हो गए और इसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगे। मगर फिर भी हम देखते हैं कि चुनपिंगिन इतनी आसानी से हार नहीं मानता और वो अब भी गोकुन की माँ को बचाने की कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं कि गोकुन भी इस बात से बहुत उदास हो गया था और जैसे ही उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं तो इसकी वजह से वहां बहुत सी काली ताकतें पैदा होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो सब लोग गोकुन के सामने से गायब हो जाते हैं। ये देखकर गोकुन और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, माँ और चुनपिंगिन तुम लोग मत जाओ। और तभी हम देखते हैं कि एक देवहैकल मखलूक उसके सामने आ गई थी। लेकिन फिर भी गोकुन को इसकी कोई परवाह नहीं होती और वो कहता है, मेरी माँ और चुनपिंगिन को वापस करो। अब हम देखते हैं कि वो बगैर डरे इस पर हमला करता है, जिसके बाद वो मखलूक काब में तब्दील हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मखलूक फिर से इसका पीछा करने लगती है। इसीलिए जैसे ही गोकुन वहां से भागने की कोशिश करता है, तब अचानक इसे लगता है कि इसके सामने दरार आ गई थी। इसलिए गोकुन इसका सामना नहीं कर पाता और वो इसमें गिरते हुए नीचे जाने लगता है। वहीं ची चुनपिंगिन से पूछता है कि तुमने इसे क्यों मारा, और तुमने तो सिर्फ एक ही वार में इसकी गर्दन भी काट दी। मगर हम देखते हैं कि चुनपिंगिन इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और वो इसका भी सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तब इसे देखकर ची कहता है कि तुम किसी को इतनी आसानी से कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि किसी को मारने की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ती है? लेकिन तब चुनपिंगिन कहता है कि मेरी आंखें भी साफ हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से देख सकता हूं। क्योंकि जिस तरह से तुम इसे देख रहे थे, तुम भी असल में इसे मारना चाहते थे। ये बात सुनकर ची हंसने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें थोड़ा सा देखा था, लेकिन फिर भी मैं इसे बचाने में थोड़ा लेट हो गया। फिर वो कहता है, वैसे तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैंने ऐसा ना किया तो फिर उसकी वजह से मेरे ओल्ड ड्रैगन सिटी का गोल्डन साइन बारी तरह से तबाह हो जाएगा। फिर वो कहता है, मैंने तुम्हारे एनिमी को हराने वाले तरीके को देखा और इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारी सलाहियत आम लोगों से कहीं आगे है। लेकिन फिर वो कहता है, बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरी है और ऐसे कारनामे हासिल करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। अब हम देखते हैं कि ची अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से चुनपिंगिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तब हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उसके सामने आ गया था और वो फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि चुनपिंगिन ने खुद को बहुत आसानी से इसके हमले से बचा लिया था। इसीलिए ची इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। चुनपिंगिन भी इस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि ची ने इसे बहुत आसानी से रोक लिया था। फिर वो इसका हाथ तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब हम देखते हैं कि चुनपिंगिन ने शीशे का टुकड़ा दूसरे हाथ में ले लिया था और वो फिर से ची पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि ची ने खुद को बचा लिया था और वो इस पर गुस्से में हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि चुनपिंगिन को मार पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो ची के हर हमले से खुद को बहुत आसानी से बचा लेता है। चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए वो इस पर हमला करने लगा, जिसकी वजह से ची उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया और इसी का फायदा अलिफाटेती हुए चुनपिंगिन इस पर हमले करने लगा। मगर अभी भी हम देखते हैं कि ची ने इसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और तभी चुनपिंगिन बहुत ही फुर्ती के साथ वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदेर अलिफादेर भाग कर ची को परेशान करने लगा था, जिसकी वजह से ची इसका कुछ भी नहीं कर पाया। तभी अचानक हमें लगता है कि चुनपिंगिन ची पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ची ने इसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसीलिए चुनपिंगिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया और ची इससे बहुत ही बारे तरीके से पीटने लगता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि चुनपिंगिन इसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है, जिस पर ची कहता है कि तुम इस तरह सबको नहीं हरा सकते, और इतना कहने के बाद वो इस पर हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुनपिंगिन ने इस हमले को रोकने के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन तभी अचानक वो घड़े का इस्तेमाल करते हुए इस पर हमला कर देता है और वो फिर से शीशे का इस्तेमाल करते हुए इस पर हमला करने आ गया था। तब ये देखकर ची भी अपने आप को बचाने के लिए ओ ड्रैगन सिविल्प का इस्तेमाल कर देता है और कहता है, मैंने इसे अपनी जान बचाने के लिए बैकअप प्लान के तौर पर रखा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसे मुझे तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना होगा। मगर तभी अचानक हमें लगता है कि वहां पर हेवनली प्रेशर, आसमानी दबाव पैदा हो गई है। इसलिए ची भी वहां कुछ नहीं कर पाता और वो इस बात से काफी परेशान हो जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि चुनपिंगिन भी ड्रैगन सिविल में बहुत ही बारे तरीके से फंस गया था, जहां पर वो अपने आप को
बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इसका कुछ नहीं कर पाता। तब चुन पिंगिन भी कहता है, ऐसी हेवनली प्रेशर कहाँ से आ गई? और तब हम देखते हैं कि वहाँ कोई आ गया था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप उसके अगले एपिसोड के लिए भी अलिफाक्साटेड हैं तो वो भी ज़रूर बताएं।